हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि DSSS की टीजीटी की वैकेंसी आई हुई है और हमारे साथ बच्चे टीजीटी पीजीटी एस्टेट और यानी कि हमने हिंदी व्याकरण की एक मुहिम शुरू कर रखी है। बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर आपको हिंदी व्याकरण पूरा करवाया जाएगा। जो बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है वो एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बच्चे पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपको बिल्कुल निःशुल्क किसी भी आप कोचिंग सेंटर पे जाएंगे उससे भी अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर पूरा हिंदी व्याकरण बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर करवाऊंगी। आप बेफिक्र होकर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने एक नोटबुक बना ले, उसमें आप अपना नोट डाउन करते जाएं। तो कल जो है हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था। वो दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्वर और दीर्घ स्वर। और जो जीभ के उच्चारण के आधार पर था वो पढ़ा हमने, होठ के आधार पर पढ़ा। तो ये सारे हमने कल पढ़ लिए थे। और साथ ही साथ हमने पढ़े थे कि जितने भी हमारे स्वर हैं इनके जो उच्चारण स्थान है, स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि अयोग वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इसमें 3 लिखे हुए हैं लेकिन अयोग वाक्य हमारे 2 ही होते हैं, अंग और ए। तो अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक के वर्ण क्या होते हैं, ये सब मैंने बता दिया था। और कुछ जो है थोड़ा सा यहाँ पर रहता है, ये मैं आपको और बता देती हूँ। अनुस्वार के बारे में हम बात कर चुके थे। ये हमारा अनुस्वार होता है। इसका प्रयोग स्वर के साथ होता है, यानी कि अनुसार का जो प्रयोग है ये स्वर के साथ होता है, क्योंकि ये जो है हमारे स्वर हैं। अनुस्वार का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है तथा उच्चारण स्वर के बाद होता है। ये कुछ महत्व, अनुस्वार का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि आप देखिए कि अगर हम अकेले इस को पढ़ें, अकेले मान लो ये अनुस्वार है, इस को पढ़ें तो ये कुछ भी नहीं है। अगर इसको पढ़ें हम तो ये भी कुछ भी नहीं है, ये विसर्ग है और ये अनुस्वार है। इन दोनों को हम अयोगवा कहते हैं। तो अनुस्वार या तो ये आपके स्वर के साथ बोले जाएंगे, जैसे कि ये हो गया अंग हो गया। वैसे आप फिर व्यंजन के साथ बोले जाएंगे, जैसे कंग, खंग। ठीक है, तो इस तरीके से इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, अन्य वर्णों के साथ इनका प्रयोग होता है। ये बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण थी तो मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ। केवल नासिका से उच्चारण होने के कारण इसे नासिक्य भी कहा जाता है। तो अनुस्वार क्या है हमारा, इसे नासिक्य भी कहते हैं क्योंकि इसका नाक से उच्चारण होता है। और मुख व नासिका से उच्चरित अनुनासिक यानी कि सानुनासिक ध्वनि निम्न वर्ण है। तो आपसे अगर पूछ ले मुख व नासिका से उच्चरित ध्वनियाँ कौन सी हैं, जो मुख और नासिका से जो उच्चारित की जाती हैं उन ध्वनियों को हम या तो अनुनासिक कहते हैं या सानुनासिक ध्वनि कहते हैं। और वो ध्वनियाँ हमारी ये 5 हैं। आपको पता है हर वर्ग का पंचम वर्ण, जैसे क वर्ग का पंचम वर्ण ये क ख ग घ ड़, ये हमारा पंचम वर्ण होता है। ऐसे च वर्ग का च छ ज झ, ये भी हमारा पंचम वर्ण होता है। तो ये जो पंचम वर्ण है ये मुख और नासिका से उच्चारित होते हैं और ये ठीक है अनुनासिक होते हैं। फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात रह जाती है, ये जो हम प्रयोग करते हैं इस तरीके का, अगर इसके ऊपर बिंदु लगा देते हैं तो ये चंद्र बिंदु बन जाता है जो कि हिंदी के शब्दों में लगता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें अकेले इस तरीके की तो इसे हम स्वनिम कहते हैं। आज तक आपने इसका नाम सुना या नहीं सुना, तो इसे हम स्वनिम कहते हैं और ये अंग्रेजी शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी का जैसे हम कॉलेज लिखते हैं तो हम कई बार ऐसे लिख देते हैं कॉलेज। तो ये जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं उनके साथ ये स्वनिम का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ स्वर के साथ ही इसका प्रयोग रहता है और स्वर रहित व्यंजन के साथ प्रयोग नहीं होता है। और एक और इम्पोर्टेंट बातें हैं, क, ख, ग, ज, फ। ये जो नुक्ता का प्रयोग है आप देख रहे होंगे कि जैसे ये क ह, आप एक तो क हम ऐसे लिखते हैं और एक क ऐसे होता है और इसके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ होता है। एक ख ऐसे होता है और इस ख के नीचे हम नुक्ता चिन्ह लगा देते हैं। तो ये नुक्ता का प्रयोग जो है उर्दू में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रयोग करवाया। और ये जो वर्ण है ये पांचों के पांचों ये फारसी से आगत व्यंजन है। इस बात का आपको ध्यान रखना था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे
जहाँ से प्रश्न बन जाता है या नहीं भी बनता है, तो आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर व्यंजन। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन और व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर और स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं। कंप्लीट मैंने आपको बता दिए हैं कि किस प्रकार से मूल स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, संधि स्वर कौन से हैं, सजातीय कौन से हैं, विजातीय कौन से हैं। तो ये सारा मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। आपको पता है कि व्यंजन, ये देखिए यहाँ से हम पढ़ते जाएंगे बारी बारी। जो व्यंजन है, ये वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा अवाध रूप से मुख विवर से नहीं निकलती, वरना इसमें पूर्ण या अपूर्ण जो है, पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है। व्यंजन कहलाते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण जब हम मुंह से करते हैं तो उनमें कुछ अवरोध उत्पन्न होता है। पूर्ण या तो पूर्ण अवरोध उत्पन्न होता है या अपूर्ण, मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है। सीधी हवा मुख से नहीं निकलती है, तो ये व्यंजन कहलाते हैं। सीधी परिभाषा आप कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें वो व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, और व्यंजन निम्न प्रकार से हैं। अब मैं ये सारे जो हैं हमारे व्यंजन कहलाते हैं। अभी इन व्यंजनों को हम वर्गीकृत कर देते हैं। टोटल ये हमारे व्यंजन हैं। अगर आपसे पेपर में पूछे कि ये शब्द क्या है, क क लिखा मैंने, जैसे कि ख लिखा, तो ये क्या है? हमारे वर्ण हैं। इन्हें आप व्यंजन नहीं कहेंगे, ये आपके वर्ण हैं। क्यों वर्ण हैं? क्योंकि क के साथ अगर मैं इसको तोड़ती हूँ तो क में हमारा ए जो है स्वर मिश्रित है, तो हम इसे अकेले क्या नहीं कह सकते? व्यंजन नहीं, इसे हम अकेले व्यंजन नहीं कह सकते। व्यंजन हम इसे कहेंगे जिसके साथ हलंत लगा हुआ है। अगर हम ए स्वर को बाहर निकाल देते हैं, फिर ये हमारा क्या बच जाता है? व्यंजन बच जाता है। तो इस तरीके के प्रश्नों का आपको ध्यान रखना है। अब आता है हमारा ये व्यंजन है, ये कवर्ग बोलते हैं। जो पहला वर्ग है इसे हम कवर्ग बोलते हैं, जो दूसरा वर्ग है उसे हम चवर्ग बोलते हैं, और फिर हमारा टवर्ग आता है, फिर हमारा तवर्ग आता है, तवर्ग, और फिर आता है पवर्ग। तो ये 5 वर्ग हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। तो ये 25 हो जाते हैं। प वर्ग ये हमारा पवर्ग है। उसके बाद य, र, ल, व, श, श, स, है, अक्षत्रिय, त्रिशूल, गे ज्ञानी और श्रेय श्रवण। तो ये जो है ये भी हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब आपको बारी बारी यहाँ पर मैं सारी बातें बताती जाऊंगी, और इनके उच्चारण स्थान भी बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि इनमें से कौन से सघोष हैं, कौन से अघोष हैं, कौन से अल्पप्राण हैं और कौन से महाप्राण हैं, और बिल्कुल ट्रिक के साथ बताएंगे, जिसके लिए जो कि आपको आसान रहेगा। और हमेशा हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है, और उसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, ये सब बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जिस बच्चे ने पहले वीडियो नहीं देखी है वो उस वीडियो को जरूर देख लें। अब जो है आपको ध्यान रहे कि अक्षत्रिय, त्रिशूल, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय संयुक्त व्यंजन होने के कारण मूल व्यंजन में नहीं गिने जाते। ये मूल व्यंजन में नहीं आते हैं। बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। मैंने आपको बताया था कि जो मूल वर्ण होते हैं हमारे वो 44 हैं, लेकिन इन्हें हम मूल व्यंजन में नहीं काउंट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये दूसरे जो है व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं। और ड और ढ को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अक्सर पेपर में खूब पूछा जाता है। एक तो आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो ये एक तो आपको संयुक्त व्यंजन बताना है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्योंकि ये दो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। एक बात आपको और बता देती हूँ यहाँ पर, ये मैंने पांचों वर्ग आपको बता दिया था। पवर्ग तक ये हमारे वर्ग थे, और ये लेव जो है हमारे अंतस्थ हैं, और श है जो है हमारे उष्म व्यंजन कहलाते हैं, और जो अक्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्रेय श्रवण है ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार से 25 वो हो जाते हैं,
और 4 ये 4 ये 4 ये, तो 12 ये हो जाते हैं और 25 ये, तो आपके कितने हो गए 8, कितने हो गए ये, इन्हें हम काउंट कर लेते हैं। ये आप देख लेना कि व्यंजनों की संख्या 33 है, ठीक है, तो इन्हें गिन लेना आप। तो ये हो गए हमारे अक्षत्रिय, त्रित्रिशूल, गेज्ञानी, सरश्रवण, इन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन होने के कारण इन्हें मूल व्यंजन में नहीं गिनते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है, पेपर में सीधा पूछा जाता है कि द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, तो जो ढ जिनके नीचे बिंदु लगी हुई है वो, और ये वाला ढ, ये दोनों जो है इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और इनसे कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है, यानी कि ये दोनों वर्ण किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं बारी बारी से जो मैंने आपको बताया, यहाँ सारा सब कुछ लिखा हुआ है। संयुक्त व्यंजन जो मैंने बताया, अक्षत्रिय, त्रय त्रिशूल, गे ज्ञानी और श्रेय श्रवण, ये कौन से 4 से मिलकर बने होते हैं। जैसे ये हमारा अक्षत्रिय है, अगर ये किससे बना हुआ होता है, ये क, और इसमें एक मिश्रित होता है श षटकोण वाला श, ठीक है, और प्लस में आपका ए होता है, तो ये क्या होते हैं, इनसे मिलकर बने हुए होते हैं। और जो गे ज्ञानी है, जय और ये और ऐसे मिलकर बनता है। और जो त्रय त्रिशूल है, ये तय और रे और ऐसे मिलकर बनता है। और जो श्रेय होता है, ये श और रे और ऐसे मिलकर बनता है। इसलिए इन्हें चारों को क्या कहते हैं, हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें मूल व्यंजन में क्यों नहीं गिनते, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं। अब आगे देखते हैं, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। अब जो पूरी वर्णमाला थी, जब भी अभी मैंने आपको सारे जो व्यंजन बताए थे उनको हम डिवाइड कर देते हैं कि कौन कौन से होते हैं। अभी मैंने बताया आपको क से मैं वर्ग तक, यानी कि कवर्ग, कवर्ग के 5, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और तवर्ग और पवर्ग, ये जो होते हैं हमारे 25 व्यंजन होते हैं। और इन सब को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आपको याद रखना है, ये 25 के 25 क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो क से मैं तक कुल वर्ण 25 वर्ण होते हैं और इन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है हमारा श, 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 तीनों श का यही क्रम होता है, ठीक है, और है, ये हमारे इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं और इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से जो होती है ऊष्मा पैदा होती है इनका उच्चारण करते वक्त, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी, अब कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो स्पर्श भी हैं और संघर्ष भी हैं, संघर्षी भी हैं। देखो इनको बोलने में संघर्ष भी पैदा होता है, ये ठीक है, और क्या होता है, स्पर्श व्यंजन भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कवर्ग, चवर्ग, तो ये किस में आते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो जो हमारा चवर्ग है, यानी कि जो चवर्ग है, च, छ, ज और झ, ये जो हमारा वर्ग है, ये स्पर्श में तो आता ही है, साथ में ये संघर्षी भी है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि केवल आपसे स्पर्शी व्यंजन पूछे तो आपका कैसे मैं तक ये 25 वर्ण है। अगर आपसे उष्म या संघर्षी व्यंजन पूछे तो ये हमारे 4 हैं। अगर स्पर्श संघर्षी पूछे तो जो स्पर्श भी हैं, यानी कि च वर्ग पूरा, ठीक है, च, छ, ज और झ, ये नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना आपको। तो ये चारों हमारे स्पर्श और संघर्षी कहलाते हैं। अनुनासिक मैं आपको बता चुकी हूँ कि पांचों वर्गों के पंचम वर्ण जो हैं ये अनुनासिक कहलाते हैं, सानुनासिक भी कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नाक से होता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूजीसी नेट तक पूछा जाता है, जो लय है उसे हम पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। खूब, जब मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था तब ये प्रश्न पूछा था, और उस वक्त तक मुझे वर्णमाला के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि यूजीसी नेट में केवल एक ही प्रश्न पूछते हैं वर्णमाला का, 1 या 2, बस हार्डली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो अक्सर यहाँ से पूछा जाता है। आपके एग्ज़ाम में भी ये सारे जो हैं
आप पूरी वर्णमाला में से अगर ये याद कर लेते हैं और इनका उच्चारण याद कर लेते हैं और सगोश अगोश कौन से होते हैं, अल्पप्राण महाप्राण कौन से होते हैं, तो आपका प्रश्न 100% सही होने की संभावना रहती है। क्योंकि हिंदी की जो जो आप भाषा सीख रहे हैं, हिंदी भाषा कि आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपके जो वर्ण हैं और जो हमारी वर्णमाला है, उसके सारे जो कंसेप्ट हैं आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो जो लय है हमारा, इसे पार्श्विक ध्वनि कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये भी पेपर में खूब भर भर कर पूछे जाते हैं, रीट में, टीजीटी पीजीटी एस्टेट में, हर जगह। अगर पेपर का थोड़ा सा अच्छा लेवल आता है तो ये इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लय जो है इसे पार्श्विक ध्वनि कहते हैं, इसे घोट कर पी लेना, समझ लेना, रट लेना, याद कर लेना। अब पेपर में आता है उच्छित ध्वनि। अगर उत्क्षिप्त कहता है तो आप अच्छे से समझ जाते हैं कि ये ढ और ड मैंने अभी बताए थे कि ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन हैं। अगर इनके दोनों और नाम इसके अलावा विस्पृष्ट नाम दे देता है या ताड़न जात कह देता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कौन से वर्ण होते हैं। तो ये जो दो वर्ण होते हैं इनको ताड़न जात भी कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ी फेंक कर से इन्हें जीभ जो है जब उच्चारित करते हैं थोड़ा फेंक देती है अंत में, तो इसे ताड़न जात कहते हैं और द्विस्पृष्ट भी कहते हैं। अब एक और ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रकंपित व्यंजन कौन सा है या लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो इसे र है ये। तो आपको याद रखना है, ल जो है पार्श्विक ध्वनि है, ढ और ढ जो है ये हमारे उच्छित या ताड़नजात ध्वनियां हैं और जो र है वो प्रकंपित या लुंठित वर्ण है। उसके बाद हमारे पेपर में अर्ध स्वर पूछे जाते हैं। अर्ध स्वर का दूसरा नाम है संघर्षहीन या ईषत् स्पष्ट व्यंजन भी कहते हैं। तो जो ये और वह हैं इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि अर्ध स्वर की संख्या कितनी है, 2 हैं, ये और वह, ये आपको याद रखना है। तो ये जो मैंने बताए सारा आपको वर्णों के बारे में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको एक ही जगह पर मैंने देने की कोशिश की है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो वो हमारे व्यंजन थे और अब पढ़ लेते हैं हम उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वर व्यंजन का वर्गीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख लेंगे, सॉरी उसमें, हाँ यहाँ पर ये सही है बिल्कुल। देखते हैं उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वर और व्यंजन सभी का उच्चारण स्थान आ गया, एक ही टेबल में है सारे, हम यहीं पर देखेंगे। तो देखो अ और आ, ये जो है पिछली उस वीडियो में मैंने यहाँ से सॉरी तालव्य बताया था, ये गलत है थोड़ा सा। तो यहाँ से जो कंठ है, कंठ से इसका उच्चारण होता है। जो ए और आ है, इसका जो स्वर हैं दोनों, इनका उच्चारण आपका कहाँ से होता है, कंठ से होता है। कहाँ से होता है, कंठ से होता है। उस वीडियो में मुझे तब भी डाउट था, फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। जो ए और आ है इसका उच्चारण स्थान होता है, जो ए और आ आपके स्वर हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, और कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ये कवर्ग, पूरा कवर्ग। ठीक है, और आपका जो है ये भी आपका कंठ से उच्चारण होता है और ये उसमें व्यंजन है। और जो आपका विसर्ग है उसका उच्चारण भी कहाँ से होता है, कंठ से होता है। तो आपको याद रखना है, शुरू शुरू में कंठ कंठ से किसका होता है, एक तो कवर्ग हमारा पहला ही, कवर्ग के बाद होता है ए और आ, और फिर उसके बाद होता है हमारा है। ये जो वर्ण हैं ये सारे कंठ से उच्चारित होते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं कंठ के बाद। एक बार आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था उसमें ये भी आपके सीक्वेंस से लगाने आए थे। तो सबसे पहले कंठ होता है, फिर तालव्य होता है, फिर मूर्धन्य होता है और फिर दंत और फिर ओष्ठ्य होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये चारों भी आपको सीक्वेंस से लगाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। अब तालव्य से उच्चारण, कंठ से तो हमने बात कर ली, अब कंठ के बाद हमारा आता है तालव्य। तालव्य से कौन कौन से वर्ण जो हैं हमारे उच्चारित होते हैं ये और देख लेते हैं हम। तालव्य से ई और च, छ, ज, झ और ज, ये और आपका ये कौन सा वर्ण है, ये अंतस्थ व्यंजन।
ये और श, उष्म व्यंजन श। इसको आप लिखे एक ही जगह पर आप लिखे तालव्य से यानी कि तालु से जो उच्चारित होते हैं वो आपका ई और ई। ठीक है, जैसे कि आप सीक्वेंस से भी देख रहे हैं कि सबसे पहले जो उच्चारण स्थान कंठ का आता है तो कंठ से आपका ए और आ हो गया और पूरा कवर्ग हो गया और है हो गया। ठीक है, दूसरा स्थान जो आता है वो तालु का आता है और तालु से ई और आपका चवर्ग पूरा। ठीक है, ये जो होता है और उसके साथ ही आपका ये और श। इस तरीके से आप एक ही जगह पर इनको ध्यान रखें। इसको हम श को बोलते ही हैं तालु वाला, जैसे शालू वाला श, तो ये तालव्य उच्चारण होता है। और जो ये है वो भी तालव्य से और जो चवर्ग है वो भी हमारा तालव्य से उच्चारित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कंठ और तालव्य के बाद आता है मूर्धन्य। तो मूर्धन्य से जो उच्चारण होता है आपका री, री, री जो है मूर्धन्य से। और उसके बाद आ जाता है आपका टवर्ग और टवर्ग के बाद जो हमारे उच्छिप्त व्यंजन थे ये दोनों, ये उच्छिप्त व्यंजन है, ये भी हमारे किससे मूर्धन्य से उच्चारित होते हैं और रै और श, रै श। ठीक है, और पूरा कौन सा आ जाएगा आपका टवर्ग। तो ये जो है हमारे मूर्धन्य से इनका उच्चारण होता है और एक री और रह जाता है। तो ये सारे जो हैं हमारे किससे उच्चारित होते हैं, मूर्धन्य से उच्चारित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दंत, दंती से कौन कौन से होते हैं यानी कि दांत से, तो तय तवर्ग पूरा आ जाएगा, ये तवर्ग पूरा है। और उसके बाद लय और श, जैसे कि मेरे नाम में ही आते हैं सरला, तो स मैंने ऐसे याद रखा है, स और लय। और एक आप उच्चारण करके भी देखें स और लय, तो यहाँ दंते से इनका उच्चारण होता है, ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। और तवर्ग, ठीक है, ये दंत से इनका उच्चारण होता है। उसके बाद आता है ओष्ठ, तो आप बोल के आपके होठ देखो ऊ और पै, पै फै बै भै मै, पांचों का जब उच्चारण करते हैं तो दोनों होठ जो हैं आपस में आपके टच कर रहे हैं और ऊ, तो ये भी होठों पे इनका असर नज़र आ रहा है हमें जब उच्चारण करते हैं इनका। तो ये भी क्या है, ये तो सबसे आसान है, तो इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। और उसके बाद ए और ऐ, तो ये कंठ और तालव्य। इन्हें तालव्य क्यों कहेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि ई प्लस जो ए होता है आपका ए बनता है, तो आपको पता है कि ई जब तालु से उच्चारण होता है तो ए भी तालव्य से उच्चारण होगा ही होगा, और ए है तो कंठ से भी इसका उच्चारण होगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ए और आई जो है आपका कंठ और तालु, ओ और औ है ये कंठोष्ठ हैं, और वह जो है आपका दंतोष्ठ है। और वत्सर्य जो है जय और स, जय और स जो है आपके वत्सर्य हैं। और नासिक के व्यंजन हैं ये पंचम वर्ण हैं। तो ये थे हमारे सारे सभी वर्णों के उच्चारण स्थान, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कवर्ग पहला, कवर्ग जो है ये कंठ से, चवर्ग ये तालु से, कवर्ग चवर्ग फिर टवर्ग ये मूर्धन्य से, और कवर्ग चवर्ग टवर्ग के बाद होता है तवर्ग, तवर्ग जो है ये दंते से, और जो पवर्ग है ये ओष्ठ से इसका उच्चारण होगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने पढ़े हमारे सारे उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वर व्यंजन का वर्गीकरण था। ये टेबल अगर आप पूरी याद कर लेते हैं तो आपके कहीं पर भी प्रश्न गलत नहीं होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये तो था उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण। और अब हम पढ़ेंगे स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो जो स्वर तंत्रियां हैं हमारी, इसमें कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इन्हें दो भागों में बांटा है, एक सघोष और एक अघोष। तो सघोष को घोष भी कहते हैं और अघोष भी, सघोष और अघोष ये दो भाग होते हैं व्यंजनों के स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। देख लेते हैं अघोष क्या होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता,
जिन ध्वनियों के उच्चारण करते वक्त जो हमारे स्वर तंत्रियां हैं, इनमें कोई कंपन नहीं होता तो उन्हें अघोष कहते हैं। इनकी कुल संख्या 13 है। अब अघोष वर्ण जो हैं हमारे कौन कौन से होते हैं, आपको ट्रिक भी दे रखी है। ट्रिक है 1 और 2 इजिकल टू ये 3, यानी कि स, ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। अब इस ट्रिक का क्या मतलब है ये मैं आपको बताती हूँ। अघोष जो हमारे ये मैं यहीं पर बता देती हूँ आपको। हम पूरा ये अपनी वर्णमाला लिखते हैं। कवर क ख ग घ अड़ च छ सॉरी क ख ग घ अड़ च छ ज झ और ये और ट ठ ड ढ ण। ठीक है, ट ठ ड ढ ण और त थ द त थ द ध न और प फ ब भ में। तो हम इसमें से 1 और 2 का क्या मतलब है, 1 और 2 यानी कि हर वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ग क्या होता है, ये सारे अघोष होते हैं। यानी कि इसमें ये दोनों जो वर्ण हैं, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण इजिकल टू 3, ये क्या बन जाता है आपका अघोष। यानी कि हर वर्ग का, जैसे ये कवर्ग है, कवर्ग और ये चवर्ग है आपका, इनके हर एक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है ये क्या कहलाता है हमारा, ठीक है, क्या कहलाता है हमारा, अघोष कहलाता है। तो और उसके अलावा क्या क्या होता है, ये पहला और दूसरा जो वर्ग है ये क्या कहलाएगा हमारा, अघोष कहलाएगा। और इसके अलावा और क्या है, एक ये तीनों श, ये आपको याद रखना है। एक तीनों श, ये तीनों श ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। आप कैसे याद रखेंगे, हर वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण और आपके तीनों श ये क्या होते हैं हमारे, अघोष होते हैं। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। जैसे क ख च छ ट ठ त और थ प और फ तथा तीनों श, तो ये क्या होते हैं हमारे अघोष। अब आपसे अघोष पूछे, आपको याद रखना है ये क्या होते हैं, 1 और 2, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और उसके बाद जो है तीनों आपके श, ये क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, अघोष जो वर्ण है इनकी कुल संख्या 13 वर्ण है। ठीक, उसके बाद 13 वर्ण कैसे हुए, 5 तो हमारे वर्ग है, तो हर वर्ग का पहला और दूसरा तो 10, तो ये हो गए, और 3 आपके तीनों श, तो ये क्या हो जाते हैं आपके 13। अब बात आती है सघोष वर्ण। सघोष या घोष भी कहते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। ये कुल वर्ण कितने हैं, 31 वर्ण है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसकी ट्रिक दे रखी है, 3 4 5 यारों में लव हो रहा है जिसका स्वर गूंज रहा है। अब आपको मैंने अभी बताया था क ख ग घ और अड़, फिर च छ ज झ और ये ट ठ ड ढ और अण। जैसे ऐसे ही फिर तवर्ग, फिर हो जाता है एक पवर्ग, मैं ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये पहले और दूसरे तो क्या थे आपके, सघोष थे, और जो बाकी बच गए ये तीनों हर वर्ग के तीनों वर्ण, यानी कि 3 4 और 5, ये क्या बच गए आपके, आपके क्या बच गए, ये सघोष। तो ये कहलाएंगे आपके सघोष, यानी कि इन्हें घोष भी कह सकते हैं। तो ये हो गए आपके सघोष। और बाकी क्या बच गया आपका, जैसे कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और य र ल व है, सभी स्वर सघोष होते हैं। जैसे अब तीसरा आपको याद करना है 345, आप ऐसे याद कर सकते हैं, 3 यारों में लव हो रहा है, य र ल व, यारों में लव हो रहा है। याद हो गया आपको, ये ट्रिक अच्छी है, 345 यारों में लव हो रहा है। तो ये आपको य र ल व है, ये क्या होते हैं आपके, सघोष होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके,
सघोष होते हैं। ये इनकी ट्रिक थी। तो अघोष आपको पता चला अघोष, अघोष और दूसरा आपका सघोष। तो अघोष में आपका पहला और दूसरा वर्ण आ जाएगा और तीनों जो आपके श हैं ये आ जाएंगे। और इसमें चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य, र, ल और व और है ये वर्ण आ जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे आता है प्राणत्व, यानी कि प्राण, वायु या श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले तो आपका था एक ये उच्चारण के आधार पर, फिर दूसरे नंबर पर था आपका स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है ये प्राणत्व, यानी कि श्वास या वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्राणत्व के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण वो दो प्रकार का होता है। अल्प प्राण, प्राण का मतलब आपको पता है ना, वायु। वायु अगर हमारे शरीर में ना हो तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे थोड़ी सी देर के लिए भी। तो प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। तो जिसको जैसे कि इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती है वे अल्पप्राण कहलाते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है वो महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती है अल्पप्राण कहलाते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। आप बोलकर भी और उच्चारण करके भी आप देख सकते हैं। तो वो तो थे सघोष अघोष। अब आपको एक मैं बताती हूँ कि जैसे फिर से वही टेबल लिख लेते हैं। क वर्ग में क ख ग घ ड़ और फिर च छ ज झ और ये ऐसे। अब 1, 3 और 5 ये तो कहलाएंगे आपके अल्प प्राण। 1, 3 और 5 ये कहलाएंगे आपके अल्प प्राण, और 2 और 4 आपके क्या कहलाएंगे, महाप्राण। 1, 3, 5 आप ऐसे याद कर ले, 1, 3, 5 अल्प प्राण, 1, 3, 5 अल्प प्राण, बच गए वो महाप्राण। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो अल्प प्राण हो गया आपका। अल्प प्राण की ट्रिक है वर्गों के विषम वर्ण और य र ल व अल्प प्राण कहलाते हैं। आप बोल के देखो, य र ल व, तो इनमें बहुत ही कम वायु जो है मुख से बाहर निकलती है। ठीक है, और पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण य र ल व तथा सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर यानी कि ऐ से लेकर आ, ओ और औ तक जो होते हैं हमारे सभी स्वर भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, और 1, 3 और 5 जो वर्ण होते हैं ये भी अल्प प्राण होते हैं, और य र ल व ये भी क्या होते हैं, हमारे अल्प प्राण होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब महाप्राण की बात कर लेते हैं। 3 सकार के साथ समवर्ण और है, यानी कि मैंने बताया था दूसरा और चौथा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और आपके तीनों श श है। आप बोल के देखो, इनमें ज्यादा हवा मुंह से बाहर निकलती है। श श श श और स और है, ये क्या होते हैं, ये हमारे महाप्राण होते हैं। सभी स्वर सघोष एवं अल्प प्राण होते हैं। ये आपको याद रखने हैं। जो सभी स्वरों के बारे में आपको क्या याद रखना है, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। ठीक है, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, यानी कि स्वर आपको पता है हमारे कितने होते हैं, 11। 11 के 11 जो स्वर हैं वो अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। ये आपको याद रखना है। आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और फिर ये रह ल। ये स्क्रीन थोड़ी सी मेरी छोटी है। तो मैंने आपको बताया 1, 3, 5 अल्प प्राण, 2 और 4 महाप्राण। ठीक है, और 1 और 2 आपके अघोष, और 3, 4 और 5 आपके सघोष हो जाएंगे। ठीक है, और जो सभी आपके स्वर हैं
जो ये आपके स्वर हैं ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये जो होते हैं हमारे सारे के सारे जो स्वर हैं ये अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। आपको याद रखने हैं अल्प प्राण। एक दो बार आप ऐसे लिख लिख कर देखें या बोल कर देखें तो आपको याद हो जाएंगे। अल्प प्राण और सघोष होते हैं। मैंने पूरा आपको अच्छे से समझा दिया है, या बोलकर देख लें तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। प्रश्न यहाँ से हर बार पूछा जाता है। अब आ जाते हैं ये यहाँ पर, अगर आप इस ताल्लु इससे देखें तो आपको पूरा यहाँ पर दिखाई देगा जो उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान की आप ये टेबल बना लें तो आपको इससे भी याद हो जाएंगे। जो उच्चारण ये नासिका से है, मूर्धन्य से ट वर्ग है, री है और श है, और वत्सरीय से होता है जय और शय से, और जो दंती है आपका तवर्ग और शय, और दंतोष्ठ है व और फ। ये सारे मैं आपको बता चुकी हूँ। आप ऐसे इस तरीके से आप अपने टेबल बना लें, ऐसे कैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। देखो ए और आ में मैं पहले वीडियो में, सॉरी मैंने गलती कर दी, गलती क्या उस बुक में ही थी और मैंने भी फ्लो में बता दिया था। ए और आ कंठ से ही इसका उच्चारण होता है। अब हमारी भाषा के जो विशेष तथ्य हैं हम वो देख लेते हैं कि वैसे तो मैंने ये सारे आपको बता दिया। वर्णों का प्रयोग ध्वनि चिन्हों एवं लिपि चिन्हों दोनों रूपों में होता है। ध्वनि चिन्हों में भी होता है वर्णों का प्रयोग, जब हम उच्चारण करते हैं तो ध्वनि कहलाती है, और जब लिखित रूप दे देते हैं तो वो लिपि कहलाती है। हमारी लिपि हिंदी की देवनागरी है। अनुस्वार जो होते हैं ये मैं इनके बारे में आपको खूब बता चुकी हूँ। नासिक के व्यंजन जो पंचमाक्षर होते हैं ये हमारे नासिक के व्यंजन होते हैं। और जो मात्राएं स्वरों के चिन्ह हैं, मात्राएं स्वरों के चिन्ह हैं, उन्हें व्यंजनों के साथ लिखा जाता है। ए स्वर को छोड़कर सभी के लिए मात्राएं हैं, इसलिए ए को अदृश्य मात्रा वाला स्वर कहा जाता है। अतः कुल मात्राएं हमारे पास कितनी हैं? 10 हैं। अब मात्राएं आपको बता देती हूँ, ये तो हम LKG UKG वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। ये आ की मात्रा है, ये ई तो छोटी ई की मात्रा, तो ये बड़ी ई। तो ये स्वर हैं, ये अपने मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं और अपने मात्रिक रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो ये छोटा ऊ है, ये आपके बड़े ऊ की मात्रा है, और जो ये री है ये री की मात्रा है। उसके बाद हमारी ए आ जाता है, ए की मात्रा ये होती है, और उसके बाद हमारी आई आ जाता है, आई की मात्रा सॉरी ए, आई, ओ, औ। ये मात्रिक रूप में आपको बता देती हूँ, वैसे सभी को पता है लेकिन नहीं पता हो फिर बता देती हूँ। ए, फिर ये हमारी आई, और फिर ये ओ की मात्रा, और फिर ये औ की मात्रा, और फिर ये हमारे अंग, इसकी मात्रा ये होती है, और ये अ, ये दोनों अयोगवा होते हैं और इनकी ये मात्रा होती है। तो आप समझ गए हो, ये मात्रिक रूप में भी होते हैं स्वर जो हैं, और अपने वास्तविक रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। किसी शब्द के उच्चारण में ये हम मेन बातें यहाँ पर देख लेते हैं। एक या अधिक ध्वनियों का उच्चारण यदि एक झटके में होता है तो उन्हें अक्षर कहते हैं। किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 मूल वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। ये बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इस बात को नोट करके रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन सहित कुल वर्ण जो हैं हमारे 48 होते हैं। अब आपसे पेपर में देखा जाता है कि वो किस प्रकार से प्रश्न कर रहा है। अगर मूल वर्ण पूछता है तो आपको 44 बताने हैं। संयुक्त व्यंजन सहित वर्ण पूछ रहा है तो आपको 48 बताने हैं। ठीक है। अयोग व द्विगुण व्यंजन सहित हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। ये मैं आपको पहले से ही बता चुकी थी, वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे। तो उसके समेत क्या हो जाते हैं, हमारे 52 वर्ण हो जाते हैं। मैंने गिनकर बताए थे आपको। और व्यंजन वर्णों की जो संख्या है ये 33 है, और जो स्पर्श व्यंजन है ये 25 है। स्पर्श व्यंजन मैंने बताया था, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5-5 हैं इन सभी में, और ये 5 वर्ग हैं। तो 25 जो वर्ण है ये हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। 4 हमारे अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ कौन से होते हैं, य, र, ल, व। और उष्म व्यंजन कौन से होते हैं, उष्म व्यंजन भी हमारे पास 4 होते हैं, जिसमें स, श
और से और है। ये हमारे 4 व्यंजन होते हैं, ठीक है। और भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई रूप वर्ण है। विसर्ग का उच्चारण अह से के समान होता है, ये भी बता चुकी हूँ। एनसीईआरटी के अनुसार न, से, ज, र, ल का उच्चारण स्थान वत्सरीय माना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो ये 3 तो मेरे नाम के हैं, आपको याद करवा देती हूँ। सरला, स, र, ल, ये तीनों ही आपके वत्सरीय हैं। ज और न, ये आप याद रखना, ठीक है। जाना यानी कि सरला के पास जाना, आप याद कर लेना। स, र, ल और न और ज, ये हमारे वत्सरीय माने गए हैं एनसीईआरटी के अनुसार। अब अगला जो टॉपिक होगा वो हम अगली वीडियो में बनाएंगे। शब्दकोश में जो शब्द कर्म है, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ये शायद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी के उच्चारण स्थान ये यहाँ भी दे रखे हैं और सभी के उच्चारण स्थान यहाँ पर भी दे रखे हैं। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। जो हमारे स्वर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनका उच्चारण स्थान भी मैंने करवा दिया। तो ये था हमारा सारा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये थी कि इसमें जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो व्यंजन पढ़ा रहे थे, इनको आपको अच्छे से कर लेने हैं। यहाँ से प्रश्न आपका जरूर बनता है। ये यूजीसी नेट में भी पूछे गए थे। ये जो प्रश्न है बस थोड़े से इनके अलग अलग नाम देकर आपको कंफ्यूज कर देंगे, तो इनमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज जो है हमारी वर्णमाला यहाँ पर पूरी हो जाती है, और अगर हम चाहते तो वर्णमाला पे एक वीडियो और भी बना सकते हैं। वर्णमाला को कितना ही पढ़ लो, बताने के लिए बहुत कुछ हो जाता है हमारे पास। तो ये थी हमारी वर्णमाला पे, और अगली जो वीडियो है वो भी वर्णमाला से संबंधित होगी। हम शब्दकोश का जो कर्म है वो आपको बताएंगे कि जैसे कि हिंदी की डिक्शनरी में किस प्रकार से होते हैं और इंग्लिश की डिक्शनरी में किस प्रकार से होते हैं। तो हम हिंदी के शब्दकोश के अनुसार शब्दों को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आज की डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस या जहाँ कहीं भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, हर आपकी परीक्षा के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद।